हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा कल के दिन अपना बजट पेश किया गया है। माननीय जो वित्त मंत्री महोदया है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा यह बजट पेश किया गया है। आज हम बजट के बारे में चर्चा करेंगे साथियों। हम लोग यहाँ कोई इकोनॉमिक एक्सपर्ट के रूप में नहीं है, केवल इतना सा आपको बताएंगे कि आपके एग्जाम के पर्पज से क्या क्या काम का है और क्या काम का नहीं है, क्या पढ़ना है। इस पूरे बजट को चंद जो पार्ट है या जो चंद पेज है उसमें कैसे समेटा जा सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा साथियों, बजट क्या है और बजट की शुरुआत कब से मानी जाती है ना। बजट में इंडिया में बजट की स्टार्टिंग कब से हुई, वर्ल्ड में क्या हुई, तो ये बजट शब्द कहां से आया है साथियों, इसके बारे में अगर हम चर्चा करें आपसे, तो वर्तमान का जो बजट पेश किया गया है ये 2022-23 का बजट है और साथ में 23-24 के अनुमानित आंकड़े भी दिए गए हैं इसमें। तो इस बजट को पेश करने वाले कौन है? निर्मला सीतारमण जी। अब हम चर्चा करेंगे कि इस बजट की शुरुआत कहां से हुई, यानी ये बजट है इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई। इस बजट जो शब्द है वो बूजट या बूजे शब्द से बना है, जो एक फ्रांसीसी वर्ड है जिसका तात्पर्य होता है चमड़े का थैला। आपकी जानकारी के लिए बता दें साथियों कि 1733 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपोल के द्वारा सबसे पहले जब चमड़े के थैले को खोला गया था तो इस संबंध में यह कहा गया था कि बजट खोल दिया गया है। तो तब से लेकर के बजट की एक प्रथा शुरू हो गई थी। इंडिया की बात करें हम तो अंग्रेजी शासन में सबसे पहले 1860 में जेम्स विल्सन महोदय के द्वारा इस बजट की शुरुआत की गई थी, जो इस स्क्रीन पर आपके सामने है। इसके अलावा स्वतंत्र भारत का पहला बजट यानी 1947 में षणमुखम शेट्टी महोदय के द्वारा पेश किया गया था। रिपब्लिक भारत यानी जब गणतंत्र बना भारत 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद जो बजट पेश हुआ वो सबसे पहले प्रस्तुत करने वाले कौन थे? जॉन मथाई थे साथियों। इसके अलावा भारत में आज तक सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाले कौन रहे हैं? तो उसके रूप से यानी जो सबसे ज्यादा समय तक बजट पेश करने वाले के रूप में विख्यात रहे हैं वो है मोरारजी देसाई, जो पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं साथियों। इंदिरा गांधी जी प्रथम महिला थी जिन्होंने बजट पेश किया था, लेकिन पूर्ण रूप से वित्त मंत्री के रूप में निर्मला जी प्रथम महिला है जिन्होंने बजट पेश किया है। साथ में ये निर्मला जी की तरफ से 5वीं बार बजट पेश किया गया है साथियों। इसके अलावा देखिएगा, हम आगे आपसे चर्चा करेंगे हमारे जो मुख्य बिंदु क्या क्या है। 2023-24 की बात करेंगे हम, है ना। तो इसमें कौन कौन से कंटेंट है जो आपके काम के हैं। इस बार जो बजट पेश किया गया है जिसमें आदरणीय मंत्री महोदया के द्वारा इस भारतीय अर्थव्यवस्था को चमकता सितारा बताया गया है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो चमकती सितारे के रूप में है, जो पूरी दुनिया में चमक रही है, जिसके चारों ओर पूरी दुनिया सिमटी हुई है। तो हमारी आर्थिक जो विकास दर है यानी ग्रोथ रेट है, इस बार हमने 6.5% बताई है साथियों। देखिएगा साथियों, सबसे पहले तो ये जो आर्थिक रेट है हमारी ये बताई गई है 6.5। ये जो 6.5 का हमारा प्लान है वो 23-24 का है। कौन सा है साथियों? 23-24 का है। और इसके अलावा जो लास्ट 22-23 है उसका अनुमान लगभग 7% के लगभग है हमारा। ध्यान रखिएगा, आपसे सवाल पूछेंगे 22-23 में ग्रोथ रेट क्या रही है? 7% यानी अनुमानित जो भारतीय बजट के अकॉर्डिंग, और 23-24 में क्या रहेगी? 6.5%। तो यहां तक ठीक है साथियों। इसके अलावा देखिएगा साथियों, आज हम चर्चा करेंगे ये जो आपका बजट है इसकी 2014 के साथ तुलना करेंगे। हम क्या करेंगे? 2014 के साथ, यानी जब से वर्तमान सेंट्रल गवर्नमेंट आई है तब से लेकर के आज तक इस गवर्नमेंट के काल में क्या क्या हुआ है और सरकार ने क्या क्या किया है। एक मोटी उपलब्धि प्रस्तुत की गई है सरकार के द्वारा। अब देखिएगा कितना धरातल पर यह बजट उतारा जाता है वो सेकेंडरी चीज है, लेकिन सरकार ने हर वर्ग को लुभाने का प्रयास किया है। 2014 से अगर तुलना करें हम तो वर्तमान में 1.95-97 लाख के लगभग आप मान के चलिएगा प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम में। इसका मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति इतने तो मिनिमम कमाता ही है, ये जरूरी नहीं है।
क्योंकि हमारी दौलत का, हमारे देश के संसाधनों का, आपने पहले ही कुछ डेटास पढ़े होंगे कि 1% लोग वो है जिनके पास लगभग 40% के आसपास का डेटा है कि वो लोग उस संपत्ति के मालिक है। तो चाहे बड़े लोग कमा रहे हैं चाहे छोटे कमा रहे हैं, टोटल जनसंख्या में से अगर उसका भाग दे दिया जाए तो पर कैपिटा इनकम निकलती है। इस हिसाब से प्रत्येक नागरिक सालाना 1.97 लाख के लगभग कमाता है। तो 2014 से अब तक की उपलब्धियां क्या क्या है साथियों? स्वच्छ भारत मिशन, सब जानते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन क्या था, यानी ODF के रूप में डेवलप करना, खुले में शौच मुक्त बनाना देश को। तो उसके लिए 2 अक्टूबर 2014 को इस मिशन की शुरुआत हुई थी और 11.7 करोड़ कितने अभी शौचालय विकसित किए जा चुके हैं। उज्ज्वला योजना सब जानते हैं, क्यों? ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए और साथ में महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की आंखों को बचाने के लिए, धुएं से और कार्बन से बचाने के लिए, वातावरण को बचाने के लिए सरकार द्वारा यह योजना उज्ज्वला योजना थी, जिसके तहत घरेलू गैस कनेक्शन दिए जाते थे साथियों। तो इसके तहत 9.6 करोड़ LPG के कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इसके अलावा कोविड टीकाकरण साथियों, यानी 102 करोड़ लोगों का 220 करोड़ कोविड टीकाकरण हो चुका है। इसके अलावा PM जन धन योजना, सब जानते हैं इसके बारे में साथियों, महिला सशक्तिकरण की दिशा में और बैंकिंग को समाज के हर वर्ग तक ले जाना और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को महिलाओं के खाते में डायरेक्ट करना, जिससे कि गुड गवर्नेंस की स्थापना हो सके साथियों। इसलिए PM जन धन 28 अगस्त 2014 को शुरुआत हुई थी और वर्तमान में इसमें कितने बैंक खाते हैं साथियों? 47.8 करोड़ बैंक खाते हैं, 47.8 करोड़ बैंक खाते। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति योजना इंश्योरेंस से रिलेटेड है, जिसके तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों का बीमा हो चुका है। इसका डेटा आपसे कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में, जहां तक मेरा मानना है। PM किसान सम्मान निधि योजना, यह सम्मान निधि योजना किसानों के लिए है। किसानों को 2-2 हजार की 3 किस्तों के माध्यम से 6,000 रुपए इसके लिए प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और इसके अलावा साथियों, यानी आय को बढ़ाने के लिए और भी सरकार द्वारा प्रयास किए गए, जिसके कारण 1.97 लाख प्रति व्यक्ति या पर कैपिटा इनकम हुई है। चलिएगा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और, ठीक है ना। कहां पहुंचे थे अपन? अमृतकाल, एक सेकेंड थोड़ा सा है ना। चलिएगा, ये हो चुका है, ठीक है। 6 पे आइएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, बता दें आपको साथियों कि कोरोना के दौरान हमारे ऊपर जो आर्थिक विपत्तियां आई थी उसको दूर करने के लिए और जो गरीब जनता है, जो भुखमरी की शिकार है, कुपोषण का शिकार है, उनका पेट भरने के लिए सरकार के द्वारा PM गरीब कल्याण अन्न योजना लॉन्च की गई थी 2020 में मार्च में। और उसमें यह था कि प्रत्येक उस परिवार को 5-5 किलो, यानी या तो 5 किलो गेहूं या चावल प्रदान किए जाते थे और साथ में 1 किलो क्या दिया जाता था? दाल। तो इसको आज भी 1 साल के लिए कंटिन्यू कर दिया गया है साथियों, ठीक है ना, 1 जनवरी 2023 से, ठीक है। अमृत काल के लिए विजन कुछ नहीं है, सिर्फ सीधा सवाल पूछ सकते हैं कि अमृत काल के लिए विजन कौन कौन से है? तो सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था। सशक्त अर्थव्यवस्था क्या होती है? जो मजबूत अर्थव्यवस्था है, यानी किसी भी प्रकार के वैश्विक झंझावतों को झेलने में सक्षम हमारी अर्थव्यवस्था ही सशक्त अर्थव्यवस्था है। मजबूत अर्थव्यवस्था, समावेशी अर्थव्यवस्था, इंक्लूसिव इकोनॉमी क्या होती है? देखिएगा, एक तो सस्टेनेबल इकोनॉमी होती है, यानी सतत विकास, और एक होता है समावेशी विकास। सतत विकास वो है जो ऐसे हम संसाधनों का प्रयोग करें कि आने वाली पीढ़ियां भी हमारे उन संसाधनों का यूज कर सके, वो तो हो गया सतत, हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके अलावा इंक्लूसिव या समावेशी वो होता है हर वर्ग का, हर क्षेत्र का विकास, वो समावेशी विकास, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सभी का विकास सुनिश्चित किया जा सके। युवा वर्ग पर विशेष जोर दिया गया है। रोजगार सृजन में वृद्धि, मजबूत और स्थिर वृहत आर्थिक वातावरण, यानी एक इकोनॉमिक एटमॉस्फेयर पैदा करना जो अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करे। इसके अलावा साथियों देखिएगा,
भारत एट 100 मिशन, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में चल रहा हूं, ज्यादा आपको बता नहीं रहा हूं, उतना ही बता रहा हूं जितना आपके एग्जाम के पर्पज का है। भारत एट द रेट 100 मिशन, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, जो बढ़ई है, दर्जी है या और छोटे मोटे जो हैंडीक्राफ्ट के काम करने वाले लोग हैं उनको इस क्षेत्र में शामिल किया गया है ताकि वो भी अपनी अर्थव्यवस्था में योगदान दे सके। पर्यटन के लिए भी काम करना है और हरित विकास के लिए, ग्रीन डेवलपमेंट यानी हर जगह ग्रीन इकोनॉमी के लिए हमें प्रयास करना है। हमारी प्राथमिकताएं क्या है साथियों? सप्तऋषि प्राथमिकताएं। सरकार ने एक मॉडल लॉन्च किया इस बजट में, सप्तऋषि मॉडल, यानी 7 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं क्या क्या है स्क्रीन पे आपके सामने। समावेशी विकास, आखिरी व्यक्ति तक पहुंच, अवसंरचना यानी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट कैसा होना चाहिए, क्षमता का विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र, ये 7 प्रकार की प्राथमिकताएं हैं। आपका सवाल सीधा हिट होगा साथियों कि बजट 2022-23 में या 23-24 में जो बजट आया है उसके अकॉर्डिंग 7 प्रकार की प्राथमिकताएं कौन सी है या कौन सी नहीं है। चलिएगा थोड़ा और आगे चलते हैं अपन। तो सबसे पहली समावेशी विकास की बात कर रहे थे हम, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इसके लिए क्या है? गरीबी को दूर करना, कृषि विकास, आय का समान वितरण। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में यह कहा जा चुका है कि राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि संसाधनों के संकेंद्रण को रोका जाए और समान वितरण को सुनिश्चित किया जाए ताकि प्रत्येक व्यक्ति को इन संसाधनों का हिस्सा प्रदान किया जा सके। तो ये भी इस बार हमने तय किया है कि आय का समान वितरण सुनिश्चित होना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के लिए हम पहले से ही मुहिम चला रहे हैं और रोजगार सृजन हमारा एक और लक्ष्य है इसी के साथ समावेशी विकास में। अगली स्लाइड में आपको जो दिख रहा है स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास साथियों। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन, सीधा सवाल आएगा। हाल ही के बजट में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का मिशन या जो उन्मूलन का वर्ष कौन सा रखा गया है? 2047, यानी सिकल सेल एनीमिया को हमें 2047 तक क्या करना है? खत्म करना है। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के साथ ही राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय यानी एक डिजिटल लाइब्रेरी के गठन का प्रावधान भी इसमें रखा गया है। आखिरी व्यक्ति तक पहुंच। अब आखिरी व्यक्ति तक यहां देखिएगा सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं से गांधी के सिद्धांत को फॉलो किया गया है। गांधी की जो ट्रस्टीशिप थ्योरी है वो ये कहती है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति को कैसे मिल सकता है, बस आप थोड़ा सा ये देखिएगा और प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति तक उस लाभ को पहुंचाना है। तो गांधी ने कहा था कि आप जितना ट्रस्टीशिप थ्योरी के अकॉर्डिंग आप जितना आपने समाज से अर्जित किया है, आपके लिए जो काम की चीज है वो रखने के बाद अतिरिक्त बची हुई चीज या जो अतिरिक्त बचे हुए रिसोर्सेज आपके पास है उसको जनता को या समाज को दे देने चाहिए। तो आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसके लिए आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम चलाया जाएगा 500 और आकांक्षी जिले 112 का निर्माण किया जाएगा या इसमें एक प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया जाएगा कि आखिरी व्यक्ति तक कैसे पहुंचा जा सकता है। 2000 आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने के लिए आपको और बता दें, ये जो पीवीटीजी विकास कार्यक्रम है, कौन सा कार्यक्रम है? पीवीटीजी, यानी ये वो है जो फर्स्टली अपन कह सकते हैं जो वल्नरेबल ट्राइब्स ग्रुप से ध्यान रखना साथियों, ऐसे ग्रुप्स जो अति प्राचीन यानी आदिम जनजाति समूह। अगर राजस्थान की बात करें तो हमारे जो सहरिया है उनको इस कैटेगरी में शामिल किया जाता है साथियों। तो उन कैटेगरीज के लिए विशेष कार्य योजना को अमल में लाने के लिए पीवीडीजी मिशन की शुरुआत की गई है, पीवीटीजी। और कर्नाटक के सूखा संभावित क्षेत्र के लिए भी वित्तीय सहायता का प्रावधान रखा है। क्यों? वहां के अनावृष्टि का जो वहां का क्षेत्र है, जो अनावृष्टि है या जो अल्पवृष्टि का क्षेत्र है, उसके लिए सरकार द्वारा विशेष वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। साथ में एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल 740 भी बनाए गए हैं। शिक्षकों की भर्ती के संबंध में आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। प्रधानमंत्री अंत्योदय और प्राथमिकता प्राप्त परिवारों को 1 वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति, पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में। यस, अगली जो योजना है भारत श्री, सवाल सीधा है कि भारत श्री योजना का संबंध किससे है? तो हमारी जो पांडुलिपियां हैं, जो प्राचीन हस्तलेख है वगैरह है, लेखन का कार्य है,
जो ऐतिहासिक सोर्स के रूप में है उनका डिजिटलाइजेशन करना या उनका डिजिटलीकरण करना और उनको सुरक्षित करने का जो काम है वो भारत श्री योजना के माध्यम से किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में 66% की वृद्धि की गई है। इसके अलावा साथियों संरचना और निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा जो पूंजीगत व्यय है इस बार 33% बढ़ा करके 10 लाख रखा गया है। साथियों एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, यानी पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय। पूंजीगत व्यय वो होता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में यूज होता है और जिससे रोजगार के संसाधन पैदा होते हैं, यानी रोजगार के क्षेत्र पैदा किए जाते हैं। तो पूंजी निवेश में इस बार हमने 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्लान है हमारा। इसके अलावा कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के जो शहर है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना और राज्य सरकारों को 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण जारी रखा जाएगा। देखिएगा सक्षमता को आगे लाना, यानी गुड गवर्नेंस क्या है, सुशासन क्या है। सुशासन सरकार की वो अवधारणा है जिसमें मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस पर बल दिया जाता है, यानी ऐसी सरकार जो जनता की हितैषी हो, जनप्रिय हो, जिसमें उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, जवाबदेहिता जैसे लक्षण दिखाई देते हो, वो गुड गवर्नेंस है। ध्यान रखिएगा साथियों। तो गुड गवर्नेंस के लिए क्या किया गया है, यानी व्यापारिक सुगमता को बढ़ावा देने के लिए, यानी व्यापार को इजी बनाने के लिए हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे जो हमारे जो रूल्स रेगुलेशंस थे उनको हटाया गया, जैसे आपने पहले भी पढ़ा होगा सिंगल विंडो सिस्टम के तौर पर। उसी प्रकार जन विश्वास विधेयक भी पेश किया गया है ना। 5G के लिए 100 प्रयोगशालाएं, ये भी ध्यान रखना है क्योंकि जमाना 5G का आ रहा है, 5th जनरेशन का आ रहा है, तो वहां पे 100 लेबोरेटरीज का निर्माण किया जाएगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा डेटा तक पहुंच बनाने के लिए राष्ट्रीय डेटा पॉलिसी, नेशनल डेटा पॉलिसी का गठन किया जाएगा ताकि अज्ञात नाम से आने वाले डेटा तक पहुंच बनाई जा सके। और पहचान और पते के अपडेट के लिए डिजी लॉकर और आधार को मूलभूत पहचान देने के लिए वन स्टॉप समाधान का सॉल्यूशन किया जाएगा या वन स्टॉप समाधान के रूप में निर्माण किया जाएगा या एक विकल्प दिया जाएगा जनता को जहां पे अपना पता और पहचान संबंधी जो त्रुटियां हैं वो दूर कर सके। जैसे सिंगल विंडो सिस्टम होता है उद्योगों की स्थापना के लिए, उसी प्रकार यह वन स्टॉप समाधान है साथियों। चलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना, हम इस बारे में ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं आपसे। स्थायी खाता संख्या है, पैन कार्ड को सामान्य पहचानकर्ता के रूप में प्रयोग करने के लिए, इस बारे में हमारी चर्चा हो चुकी है। चलिए ई न्यायालय का चरण 3 शुरू हो चुका है। 7,000 करोड़ व्यय, कोई नहीं पूछेगा वैसे आपसे। 5G सेवा एप्लीकेशन के विकास हेतु 100 प्रयोगशालाएं, हम चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में। हरित विकास के बारे में बात करेंगे हम। सतत कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए हरित ऋण कार्यक्रम की योजना, यानी ऐसे कार्य जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर आधारित हो, ग्रीन एनर्जी पर आधारित हो, उनके लिए हरित ऋण कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा पीएम प्रणाम योजना क्या है, यानी जो केमिकल फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं उनकी जगह ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत की गई है। गोवर्धन योजना पहले से ऑलरेडी लागू है, वहां पे 500 नए अवशिष्ट से जो आमदनी संयंत्र है, यानी अलग से गोवर्धन संयंत्रों की स्थापना, इस गोवर्धन स्कीम के तहत गोबर गैस संयंत्रों की स्थापना की जाएगी, जिसके माध्यम से कुछ जो अवशिष्ट बचा हुआ है उससे आर्थिक लाभ भी प्राप्त कर सके। मिस्ट्री जो प्रोग्राम है उसके तहत मैंग्रोव वनस्पति, आपने सुना भी होगा कि मैंग्रोव वनस्पति तटीय क्षेत्रों में भारत में भी कहां-कहां पाई जाती है, तो मैंग्रोव वनस्पति के लिए मिस्ट्री प्रोग्राम का गठन किया गया है। और
अमृत धरोहर के द्वारा आर्द्र भूमि के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। आर्द्र भूमि के लिए आपको पता होना चाहिए 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था ईरान में, जो आर्द्र भूमि के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में आर्द्र भूमि के 2 स्थान हैं, केवलादेव और सांभर। आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। हरित विकास मिशन लाइफ पंचामृत और 2070 तक नेवल जीरो कार्बन, नेट जीरो कार्बन, यानी कार्बन एमिशन की हमने एक कार्बन एमिशन के लिए हमने एक ख्वाब देख रखा है। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा इस बारे में पहले भी कहा जा चुका है कि 2070 तक हमारा लक्ष्य है नेवल जीरो कार्बन। इस अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए हम प्रयास करेंगे। और हरित हाइड्रोजन मिशन, यानी जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, उसके तहत भी हमारे द्वारा प्रयास किए जाएंगे। प्रधानमंत्री प्रणाम गोवर्धन मिस्त्री और अमृत धरोहर, ये जो स्कीमें हैं इनके बारे में आपको ढंग से देखना है साथियों। हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। इनमें से हो सकता है किसी न किसी स्कीम्स के बारे में पुनः क्वेश्चन पैदा होने की पूरी संभावना है। युवा शक्ति, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, देखो अपना देश और वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम और यूनिटी मॉल, ये वो योजनाएं हैं जो युवाओं को लुभा करके या युवाओं को प्रोत्साहित करके देश की अर्थव्यवस्था में 4 चांद लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। साथियों, वित्तीय क्षेत्र में क्या क्या चेंजेस हुए हैं बता दें आपको। राष्ट्रीय जो वित्तीय सूचना रजिस्टर है उसका भी गठन होगा। महिला सम्मान बचत पत्र, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना और गिफ्ट IFSC के रूप में। हालांकि इसमें से कोई क्वेश्चन ज्यादा पुटअप नहीं पूछेंगे, बट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिएगा हमारा रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो कहां से आता है और कहां जा रहा है। आपसे सीक्वेंस पूछेंगे कि सबसे ज्यादा कहां से आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और सबसे कम कहां से आ रहा है, या सबसे ज्यादा कहां जा रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। प्रायोरिटी के रूप में पूछेंगे तो सबसे ज्यादा हमारे पास जो पैसा आ रहा है वो उधार और अन्य देनदारियों से आ रहा है। उसके बाद जीएसटी कलेक्शन है, ध्यान रखना जीएसटी सेकंड नंबर पे है, और फिर इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स है। ये 4 डेटा आपको याद रखने हैं, एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा पैसा कहां व्यय होगा, हमारा सबसे ज्यादा हमारा खर्च कहां होता है, तो ब्याज के भुगतान में। आपको ये पता होना चाहिए, सबसे ज्यादा ब्याज के भुगतान में, फिर टैक्स ड्यूटी और राज्यों में जो राज्यों को हिस्सा प्रोवाइड करवाया जाता है उसमें, ठीक है ना। तो ये ब्याज का भुगतान सर्वाधिक होता है यहाँ पे। ये और ये 2 डेटा याद करना है, ज्यादा डेटा आपको याद करने की जरूरत नहीं है साथियों। इसके अलावा देखिएगा अमृत काल के लक्ष्य, चूंकि हम 75वां जो स्वतंत्रता इस बार जो वर्ष है वो मना रहे हैं, तो इस बेस पे हमने अमृत काल के लक्ष्य रखे हुए हैं। तो आपको सीधे नाम याद रखना है और कुछ नहीं है, 4 प्राथमिकताएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री गति शक्ति, समावेशी विकास, निवेश के लिए वित्त पोषण और उत्पादकता में वृद्धि, ठीक है ना। ये चारों आपको याद रखने हैं, 4 प्राथमिकताएं, ठीक है ना। तो चारों आपको ध्यान रखना है। इस बार जो केंद्रीय बजट के रूप में जारी की गई है, आपको केवल नाम याद रखने हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आगे बढ़िएगा, थोड़ा सा और आपको 1-2 योजनाएं और है, छोटी मोटी बता देता हूं, इसको लंबा नहीं करना चाहता मैं। MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, MSME क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या क्या होता है, सर्विस सेक्टर में MSME में क्राइटेरिया क्या होता है, और मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या होता है, आपको कंप्लीट पता होना चाहिए साथियों। तो इस बार कराधान की सीमाओं को क्रमशः 3 करोड़ और 75 लाख तक बढ़ाया जाएगा। छोड़िएगा सहकारिता के संबंध में 15% तक की कम कॉर्पोरेट के, छोड़िएगा, कोई ज्यादा काम का नहीं है आपके लिए। स्टार्ट आवासीय घर के रूप में, इसमें भी कुछ नहीं है। अग्निवीरों से छोड़िएगा, सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम के पर्पज से चलना है हमें। अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट टैक्स, साथियों जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ें तो डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से है, इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन से है, इसके बारे में आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। इस बार जो प्रयोगशाला में निर्मित हीरा है, यानी इस हीरे की रेट कम कर दी गई है, क्योंकि इसके बारे में जो इनडायरेक्ट टैक्स था वो कम कर दिया गया है। समुद्री उत्पादों के संबंध में भी शुल्क में कमी कर दी गई है, और बहुमूल्य धातु है जैसे सोना, प्लैटिनम, इसमें सीमा शुल्क में
कस्टम ड्यूटी में वृद्धि कर दी गई है। तो थोड़ा सा आपका आइडिया होना चाहिए। बाकी इसमें से आपको जनरली क्वेश्चन पुटअप नहीं होते। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें से क्वेश्चन पुटअप नहीं होते हैं साथियों। चलिएगा, हाँ, सबसे बड़ी चीज ये है व्यक्तिगत आय कर में पर्याप्त राहत। क्यों? क्योंकि अब 7 लाख की व्यवस्था कर दी है। यानी अगर आप इनकम टैक्स देते थे तो जो पहले 5 लाख का क्राइटेरिया था वो वर्तमान में 7 लाख तक का हो चुका है। और जो टैक्स के स्लैब्स थे वो 6 से बदल कर कितने रह गए हैं? 0 के अलावा जो रह गए हैं वो 5 रह गए हैं। तो 5 स्लैब्स भी आपको पता होना चाहिए। और जैसे 0 हो गया 5, 10, 15, 20 और 30% का जो टैक्स स्लैब है वो भी आपको पता होना चाहिए। और 7 लाख तक की जो आपको छूट दी गई है वो इस बार सबसे लोगों के मन में एक उम्मीद बन करके उभरी है। बस एक यही चीज थोड़ी सी ठीक लग रही है जो बेहतरीन तरीके से दी गई है साथियों। बाकी थोड़ा सा मैं भी इस संबंध में विश्लेषण करना चाहूंगा कि गरीबी और बेरोजगारी या रोजगार के साधन के लिए कोई विशेष प्रयास अभी तक नहीं किए गए हैं। और जितनी जो स्कीम सरकार के द्वारा लाई गई है, अब देखते हैं अगर इनको प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया जाए यानी क्रियान्वित किया जाए तब जाके ही इस बारे में कुछ कह पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि बेहतर होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।